हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट 3 का बी सेक्शन। ऑलरेडी मैंने कल भी एक सेशन इसका अपलोड किया था, उससे पहले भी दो सेशन अपलोड किए हैं। आज का ये जो सेशन रहेगा आपका वो लास्ट सेशन रहने वाला है ना। मतलब यूनिट 3 का बी सेक्शन का ये लास्ट सेशन रहेगा। इसके बाद हम लोग यूनिट 3 का सी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 मतलब लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, राइट। कल का जो सेशन था वहां पे हम लोगों ने जैसे कंसेप्ट देखे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जस्ट अ सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा रह गया था, क्रिएटिविटी हमारा रह गया था और मेटाकॉग्निशन रह गया था, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब तक आप अगर इसमें देखो, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर मैं की पॉइंट से भी समझाना चाहूँ तो बहुत छोटा है, ठीक है, तो 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारी यहाँ पे डिटेल में चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। कल मैंने कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको बताया था कि जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा ये जो कंसेप्ट है ये है क्या। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही क्या होता है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल के आना, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। ये ह्यूमन जो भी ह्यूमन है उनके अंदर ये एक स्पेसिफिक गिफ्ट की तरह है। जो इंटेलिजेंस होता है जिसका हम इंटेलिजेंस होता है जिसका हम यूज करते हैं अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये ह्यूमन बीइंग में एक स्पेसिफिक गिफ्ट पहले से ही होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग था। अब यहाँ से मुझे स्टार्ट करना था कि कुछ टर्म्स हैं जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। क्या है टर्म्स आपके? ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट, है ना, फिर गोल और एंड स्टेट, फिर पर्सन और ऑपरेटर कौन है, फिर रूल्स क्या है, ठीक है। अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन बाद में समझ में आएगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और लिख लेना, ये जो पार्ट है ये है आपका प्रॉब्लम स्पेस, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया, आगे भी मैं समझा रही हूँ। ये क्या है आपका प्रॉब्लम स्पेस। अब ये सब चीजें जो मैंने लिखी हैं ये हैं क्या। ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आपका मतलब इनिशियल प्रॉब्लम स्टार्ट है। मतलब ये क्या है, कह सकते हो इनिशियल, एक मिनट यहाँ पे शायद एक लाइन इस कॉल द, इसे आगे यहाँ पे ऐड कर लेना, इनिशियल स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो ओरिजिनल या फिर इनिशियल स्टेट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगन, अब यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट होता है, ठीक है। या फिर इसे कह सकते हो ये ओरिजिनल स्टेट है। क्या बोल सकते हो इसे? ओरिजिनल स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट, जहां से आप क्या करते हो, समस्या समाधान स्टार्ट करते हो, समझ रहे हो। फिर आता है गोल और एंड स्टेट। दिस इज व्हाट विल बी रीच्ड, मतलब गोल और एंड मतलब हमें यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। अगर हम कोई प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस स्टेट पे हमने क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट की। उसके बाद जब इस स्टेट पे, ये जो स्टेट है यहाँ पे हमको पहुंचना है जब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। द गोल स्टेट इज व्हाट इज डिजायर्ड बाय द पर्सन। गोल स्टेट वो है जो पर्सन चाहता है। आप चाहते हो कि ये मेरा यूजीसी जो नेट है वो क्लियर हो, ठीक है, तो ये क्या है, आपका गोल है। आपने आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मान लो ये जो नेट है, ठीक है, इसको आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। और ये क्या है, क्वालिफाई करना, ये आपका क्या है, यहाँ पे गोल है, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ये आपका एंड स्टेट है, समझ रहे हो, ये क्या है आपका एंड स्टेट है। और जब से आप पढ़ना, देखो हमने पहले से मन में बना रखा हुआ है कि हमें नेट क्वालिफाई करना है, नेट का एग्जाम देना है, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेट नहीं आई, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेट तब आती है जब आप वहां से इनिशिएशन करना स्टार्ट करते हो। मान लो आज से ही आपने पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है, तो ओरिजिनल स्टेट कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई। मतलब जो भी डिफिकल्टी होगी इस नेट को क्वालिफाई करने के लिए, आपने आज से फेस करना यहाँ पे स्टार्ट किया और आपका डिजायर क्या है, इसको क्वालिफाई करना। तो ये आपका क्या है, एंड स्टेट है या फिर गोल स्टेट है। क्लियर है बात। फिर आते हैं पर्सन ऑपरेटर। दिस रिफर्स टू द पर्सन हु इज इन द इनिशियल स्टेट, है ना। अब पर्सन कौन है, आप ही तो हो ना। ये नेट को क्वालिफाई किसको करना है, आपको करना है। तो पर्सन कौन हुआ यहाँ पे, आप हुए, ठीक है। एंड स्ट्राइव टू अचीव द गोल और एंड, ये गोल नहीं गोल है, सॉरी, इसको कर लो गोल को, गोल और स्टेट और एंड स्टेट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन स्किल्स एंड टीचिंग विच वुड फैसिलिटेट ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल एंड रीचिंग द गोल स्टेट, ठीक है। अभी मैं इसको इसके फिगर के थ्रू सही से समझाती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड।
देखो यहाँ पे क्या है, ये है आपका यूजीसी नेट, ठीक है। ये है आपका, जैसे आपने अभी दिमाग में होता नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि पहले से सोच के रखते हैं हाँ मुझे नेट करना है, नेट करना है, लेकिन उस पर इनिशिएशन नहीं करते, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेट में नहीं जाता। लेकिन जब मान लो आज से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने पूरा सिलेबस निकाला, मैंने उसको सिलेबस को देखा, देखा कि इस यूनिट से मुझे पढ़ना स्टार्ट करना, मान लो यूनिट 3 से स्टार्ट कर रहे हो, तो अब आपने यहाँ से ओरिजिनल स्टेट आपकी स्टार्ट हुई है, आपने यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो ये क्या है, बिगनिंग है, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिगनिंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की बिगनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या, कि नेट को क्वालिफाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रीच कहाँ पे करना है, इसको क्वालिफाई करना, मतलब ये जो एग्जाम होगा दिसंबर में उसको आपको क्वालिफाई करना है, तो ये क्या है, आपका एंड स्टेट है। तो एंड स्टेट अगर आज से भी आपने स्टार्ट किया है तो आपका एंड स्टेट या फिर गोल कब तक जाएगा, दिसंबर तक, जब तक का ये एग्जाम नहीं हो जाता, समझ रहे हो, तब तक ये जाएगा, ठीक। तो ये है आपका एंड स्टेट, समझ रहे हो, जहां पे आपको क्या करना है, इसको क्वालिफाई करना, मतलब आपकी ये डिजायर है, आपकी इच्छा है कि मेरा नेट या फिर जेआरएफ यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इस चीज को करने के लिए कोई पर्सन होगा, कोई ऑपरेटर होगा, तो ये पर्सन, ये ऑपरेटर कौन है, ये आप हो, समझ रहे हो, ये पर्सन और ये ऑपरेटर कौन है, आप है। अब जो भी पर्सन है ना, वो क्या करेगा, इस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी यहाँ पे डिफिकल्टी आएंगी, ठीक है। हो सकता हो किसी को कंटेंट ना मिल रहा हो सकता हो किसी को हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम आ रही हो सकता हो किसी का पेपर 1 अच्छा हो, पेपर 2 ना अच्छा हो, या फिर हो सकता हो किसी का पेपर 2 अच्छा हो, पेपर 1 ना अच्छा हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, किसी की हो सकता हो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही हो, उस यूनिट में प्रॉब्लम हो रही हो, है ना, किसी को रिसर्च में, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं जिसको इस पर्सन को क्या करना है, ओवरकम करना है, जिसको वो सारे ऑब्स्टिकल को क्या करना है, इसको ओवरकम करना है। इसके लिए ये क्या करेगा, कुछ स्किल्स का यूज करेगा, ठीक है। इसकी जो भी स्किल्स है, जो भी इसकी कैपेसिटीज हैं, ठीक है, कोचिंग की कोचिंग देखेगा, ठीक है, कोचिंग देखेगा, गूगल सॉरी जो इंटरनेट है, इंटरनेट का यूज करेगा, यूट्यूब से जो भी चीजें मिल सकती, उन सारी चीजों को यूज करके, ठीक है, इन ऑब्स्टिकल से क्या करेगा, ओवरकम करके अपनी गोल स्टेट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रॉब्लम क्या था, नेट को क्वालिफाई करना, ठीक है। तो यहाँ से नेट को क्वालिफाई करने का, यहाँ से एक किसी भी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है, तो वो क्या है, आपकी प्रॉब्लम है, अब उसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, कि उसको आपको क्वालिफाई कर लेना है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस, ये चीज समझ में आई या फिर नहीं आई। अभी आते हैं प्रॉब्लम स्पेस, ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी वहां पे लिखा ना प्रॉब्लम स्टेट स्पेस, और उसके बाद फिर नीचे था रूल, ठीक है। अभी समझते हैं ये प्रॉब्लम स्पेस क्या है। उम्मीद करती हूँ जो पहले वाली स्लाइड है वो समझ आई होगी। प्रॉब्लम स्पेस क्या है, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट एंड ऑपरेटर, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, ये जो प्रॉब्लम स्टेट है, ठीक है, स्पेस है, वो क्या है, आपकी इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट एंड ऑपरेटर। क्यों, देखो यहाँ पे जैसे फिगर में समझाया, यहाँ पे तीन ही चीजों के बारे में तो बात की गई, रूल्स वगैरह के तो बारे में बात ही नहीं की। देखो यहाँ पे हमने ओरिजिनल स्टेट की बात की, गोल की बात की, पर्सन की बात की, तो ये तीनों क्या है, एक कॉम्बिनेशन में, मतलब ये पूरा तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या बनाता है, प्रॉब्लम स्टेट बनाता है, ठीक है, सॉरी प्रॉब्लम स्पेस बनाता है ना। द प्रॉब्लम स्पेस इंक्लूड्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट that are required to organize in a particular manner. A successful understanding of the problem space would require, अब ये भी ध्यान रखना, कोई जो भी एक जो प्रॉब्लम स्पेस है उसको, उस स्पेस को आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझ ही नहीं, जैसे आपका नेट का सिलेबस है, आप समझ ही नहीं पाए, उस सिलेबस को आपने देखा ही नहीं, हवा में आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, आप ये कोचिंग ज्वाइन कर ले रहे हो, वो कोचिंग ज्वाइन कर ले रहे हो, आप इधर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, लेकिन आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या है, एक्चुअल में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये है कि हमको क्या करना है, प्रॉब्लम स्पेस को समझना है यहाँ पे, और उस प्रॉब्लम को स्पेस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोहेरेंस, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिलेशनशिप क्या है, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज का, ठीक है, रिलेशनशिप टू बैकग्राउंड नॉलेज। A successful understanding also require a close correspondence between the internal representation and the element of the problem space. None of the elements should be left unmatched and
Also, none of them should be mismatched. Therefore, proper match connection should be made among all the elements. इस वाले स्पेस में, ये जो प्रॉब्लम स्पेस है, सिर्फ इसमें इतना याद रखो कि जो आपका इनिशियल स्टेट होता है, गोल स्टेट होता है, और जो ऑपरेटर होता है, तीनों का ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है, वो मिल करके एक प्रॉब्लम स्पेस डिजाइन करता है. अगर किसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्पेस, है ना. प्रॉब्लम स्पेस के अंदर जो भी तीनों एलिमेंट हैं, उनको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर हमें नेट क्वालिफाई करना है, जनरल कैटेगरी में हूँ, तो इतने नंबर की मुझे आवश्यकता है. ठीक है. उसके अलावा इन यूनिट पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, मुझे इस यूनिट पे ऐसे पढ़ना है, इस सिलेबस पे इस वाली चीज को ऐसे करना है. तो ये सब क्या है, एलिमेंट है. ठीक है. अपने गोल को रीच करने से पहले आप इन सारी चीजों को समझोगे, और गोल को जब रीच कर भी जाओगे, मान लो आपका नेट क्वालिफाई भी हो जाता है, तो आपको पता होने चाहिए क्या उसके रेलेवेंस है. मतलब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, आपको पता ही नहीं इसका रेलेवेंस क्या है आगे. ठीक है. तो वो भी आपको पता होना चाहिए. अगर वो चीजें नहीं पता होंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीजें अनमैच्ड हो जाएंगी. ठीक है. यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉब्लम स्पेस में कहने का मतलब है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो चीज होती है, वो तभी होगी जब चीजें मिसमैच ना हो. ठीक है. आपस में मैच्ड होनी चाहिए, आपस में उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है. एक फेयर कनेक्शन होना चाहिए. ये चीज है. रूल्स, दिस रिफर्स टू द रूल्स दैट एग्जिस्ट इन कन्वर्टिंग द प्रॉब्लम स्टेट इनटू द गोल स्टेट. मतलब रूल्स क्या है, जब अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जब हम कन्वर्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेट को इनटू अ गोल स्टेट, मतलब हमने नेट क्वालिफाई करना हमारा प्रॉब्लम था, और नेट हमने क्वालिफाई कर लिया, ये हमारा गोल है. ठीक है. ये गोल मतलब जब हो गया, कन्वर्ट हो गया. ऐसा नहीं, अभी तो हम लोग प्रोसेस में है ना, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो हम प्रोसेस में है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है, अभी हमने उसको मतलब रीच नहीं किया है. ठीक है. तो जो हम कन्वर्ट, मतलब उसको कन्वर्ट कराने के लिए जो भी रूल्स होते हैं, ठीक है, जो भी रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी बात हो रही है. मोर स्पेसिफिकली, इट मे बी स्टेटेड दैट द प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर बिगिंस विद द ऑब्स्टिकल और डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट एंड गोल और एंड स्टेट. तो यहाँ पे सिर्फ रूल्स में इतना देखो, यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको. ठीक है. ये जो तीनों चीजें हैं, ये आपका प्रॉब्लम स्पेस बनाती है. ओरिजिनल स्टेट वो स्टेट है जहां से आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, इनिशिएट करना स्टार्ट करते हो. गोल स्टेट वो स्टेट होती है जिस तक आपको पहुंचना है, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आपको चाहिए, वो है आपका गोल स्टेट. पर्सन और ऑपरेटर वो जो इस चीज को पूरा करेगा, इस चीज के पूरे प्रोसेस में काम करेगा, है ना, वो है आपका पर्सन और ऑपरेटर. प्रॉब्लम स्पेस क्या है, प्रॉब्लम स्पेस, अब ये जो एलिमेंट जितने मैं बोल रही हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. ठीक है. प्रॉब्लम स्पेस क्या है, देखो कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट के बारे में आपको बता रही हूँ. ठीक है. ये प्रॉब्लम स्पेस ऐसे करके लिख लेना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है. प्रॉब्लम स्पेस क्या है, जहाँ पे इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. प्रॉब्लम स्पेस क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल स्टेट, गोल स्टेट और आपका जो पर्सन है, इनका पूरा तीनों का यहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है. क्लियर है बात. रूल क्या है, रूल मतलब जब हम अपनी प्रॉब्लम स्टेट से, है ना, जब हम अपनी प्रॉब्लम स्टेट से किधर की तरफ जाते हैं, गोल स्टेट की तरफ में जब कन्वर्ट कराते हैं, तो ये होता है, उस चीज को कन्वर्ट कराने के लिए जो भी रूल्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. क्लियर है बात. किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करती हूँ. ठीक है. अभी आ जाते हैं टाइपोलॉजीज क्या है ना. मैंने जैसे भी बताया, मैंने बहुत डिटेल में चीज़ों को डाला हुआ है यहाँ पे, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलते हैं आपको. टाइपोलॉजीज क्या होती है प्रॉब्लम्स की. देखो, जब भी टाइपोलॉजीज की बात करते हैं, पूरी एक जो टाइपोलॉजी होती है उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे 4 हैं आपके. ठीक. वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम. ठीक है. वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड. ठीक है. अच्छी तरह से परिभाषित या फिर खराब परिभाषित समस्याएं. समझ रहे हो. अच्छी तरह से परिभाषित होती हैं या फिर खराब तरह से परिभाषित समस्याएं. ठीक. A problem is well defined if there is a definable initial state and a goal state. The number of operators is definite and they all are well defined, and there are quite explicit rule and sub goals to convert the initial state into the goal state. ठीक है. यहाँ पे क्या बोला, जो भी मैंने पीछे अभी समझाया है ना आपको इनिशियल गोल स्टेट के बारे में, वही चीज है. जब भी प्रॉब्लम आपकी वेल डिफाइंड होगी, तो वहां पे क्या होगा, एक इनिशियल स्टेट होगी, है ना, एक गोल स्टेट होगी, एक ऑपरेटर होंगे, उसके कुछ रूल्स होंगे,
ठीक है। अब उसको हमें क्या करना होगा, वहां पे फॉलो कराना होगा, ठीक है, जैसे पीछे हम लोगों ने देखा। तो वो प्रॉब्लम कैसी होती है, आपकी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है। ऑन द contrary, in case of a ill defined problem, one or all of the element of the problem space are not clearly defined। मतलब जब भी देखो, जब वेल डिफाइंड चीजें होंगी तो वहां पे आपको क्लियरली आपको पता होगी आपकी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको पता है, मतलब उसकी गोल स्टेट आपको पता है, उसके लिए जो ऑपरेटर है उसको अपनी स्किल्स को पता है, कैसे उसको यूज करके इस प्रॉब्लम इस ऑब्स्टिकल से ओवरकम करना है, प्लस उसको अपनी प्रॉब्लम स्पेस के बारे में भी पता है, और उसको रूल्स को कैसे, मतलब जो भी रूल्स हैं जहां पे उसको प्रॉब्लम स्टेट्स में से गोल स्टेट में कन्वर्ट करना है उसके बारे में भी उसको पूरा वेल डिफाइन से वहां पर क्लियरली होगा, वेल डिफाइन होगा वहां पे। लेकिन जब इल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी तो वहां पे इन सभी एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इनमें से कोई ना कोई आपका वेल डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। कोई ना कोई यहाँ पे या तो सही तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर उसके एलिमेंट आपको समझ में नहीं आएंगे, मतलब कुछ यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। तो वो जो प्रॉब्लम होंगी वो आपकी इल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप अमंग सेवरल एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे जो प्रॉब्लम इंड्यूसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कई सारे एलिमेंट्स होंगे प्रॉब्लम के, उनके बीच में एक रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अभी आते हैं प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है, फाइंडिंग अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर्म द इनिशियल स्टेट इनटू द गोल स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट इनटू द गोल स्टेट, समझ रही, ये नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है, हम ऐसे सीक्वेंस को यहाँ पे या फिर ऐसे ऑपरेशंस का यहाँ पे यूज करते हैं जिससे हम अपनी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी प्रॉब्लम है इनिशियल स्टेट की, उसको हम लोग कन्वर्ट करा सके अपनी गोल स्टेट में, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ अरेंजमेंट, प्रॉब्लम ऑफ अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या है, रिक्वायर द ऑपरेटर, मतलब एक ऑपरेटर की यहाँ पे जरूरत होती है जो रीअरेंज कर पाए एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द सम क्राइटेरिया, ठीक है। ये चीज समझ में आई, मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ। यहाँ पे वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होती है, वेल डिफाइंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के वो सारे वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि कैसे इसको कन्वर्ट कराना है इनिशियल से गोल स्टेट में। लेकिन जब इल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है तो ये इनमें से कोई एक एलिमेंट जो होता है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर, प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, है ना। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जिससे हम अपनी जो प्रॉब्लम है इनिशियल स्टेट में, ठीक है, उसको कन्वर्ट करा पाए, उसको ट्रांसफॉर्म करा पाए गोल स्टेट में। प्रॉब्लम ऑफ अरेंजमेंट में हमें ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो इन सारे एलिमेंट्स को क्या कर पाए, रीअरेंज करा पाए अकॉर्डिंग टू द सम क्राइटेरिया। क्लियर है। अभी आते हैं स्टेजेस पे, यहां तक चीजें क्लियर है ना। देखो स्टेजेस में इनकी भी क्रिएटिविटी की तरह 4 ही स्टेजेस हैं आपकी, क्रिएटिविटी में भी पढ़ोगे तो वहां पे भी 4 स्टेज है, यहाँ पे भी 4 स्टेज है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते, मैं भी बता रही हूँ, डायरेक्टली आपसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपको इसकी लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है, एनटीए की लैंग्वेज यहाँ पे चेंज होती है, लेकिन आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए जब भी किसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो कैसे इनिशिएट करना है, ठीक। Gestalt psychologists suggest that problem-solving behavior also follows the stages that are followed in creative thinking, ठीक है। अभी जो गेस्टाल्ट के साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो भी कुछ स्टेजेस को फॉलो करती है जैसे क्रिएटिव थिंकिंग में फॉलो होता है। क्रिएटिव थिंकिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं आगे पढ़ेंगे इसको। प्रिपरेशन है, इंक्यूबेशन है, ये अभी का जो एग्जाम हुआ है अभी इस तुरंत वाला सबसे पहले अभी जो जस्ट अभी एग्जाम हुआ है वहां पे इनके स्टेप्स पूछे भी गए थे। एल्यूमिनेशन, इनसाइट एंड वेरिफिकेशन, ठीक है, ये स्टेप्स हैं आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के। उसी तरह गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने सजेस्ट किया, साइकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बिहेवियर होता है वहां पे भी आपके कुछ स्टेजेस को फॉलो किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पोल्या। अब ये ध्यान रखना, मैंने पहले की सेशन में भी आप लोग को ये चीज बताई है वीडियोस में कि आज अभी एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, एनटीए आपसे पूछता है कि ये गिवन स्टेजेस किसने दी है या फिर अकॉर्डिंग टू पोल्या इनमें से कौन सी स्टेजेस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की है,
ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस वो पूछता है, तो इसलिए प्लीज ये नाम को भी अपनी कॉपी में हाईलाइट करके लिखा करो। इन्होंने पोलिया ने 4 स्टेजेस दी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जिसमें इन्होंने पहली स्टेज दी डिफाइन, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, ये थिंक अबाउट है, इस बार करेक्शन काफी यहाँ पे हो गया, ठीक है, सही कर लेना ये। डिफाइन, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, सबसे पहले इनकी स्टेज ये थी, जिसमें इन्होंने बोला सबसे पहले क्या करो, आप एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, है ना, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, जब तक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक तो आप आगे इनिशिएट नहीं कर पाओगे। उससे रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स हों, जो भी आपकी उससे रिलेटेड नॉलेज है, उनको यहाँ पे कलेक्ट करो। ठीक है, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। फिर डिवाइज अ प्लान फॉर सोल्यूशन, जब आपने देख लिया कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये चीजें हैं यहाँ पे, ये उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उससे बैकग्राउंड जो नॉलेज है उस प्रॉब्लम की, उन सारी चीजों को आपने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके लिए एक प्लान को डिवाइस करोगे। ठीक है, डिवाइस जब प्लान को डिवाइस करोगे तो यहाँ पे क्या होगे, आप क्या करोगे, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको पूरा फ्लो चार्ट की तरफ उस प्रॉब्लम को बना लोगे एक फ्लो चार्ट में। ठीक है, फ्लो चार्ट में आपने उस प्रॉब्लम को पूरा ड्रॉ कर लिया। इसके बाद इसके कई सारे अल्टरनेट सोल्यूशन निकालना यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, फिर कैरी आउट द प्रॉब्लम, अब आप क्या करोगे, अब इनमें से जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा, इनमें से भी आपके जो भी बेस्ट सोल्यूशन होंगे उनको आप क्या कराओगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करा दोगे। ठीक है, फिर आता है लुकिंग बैक। लुकिंग बैक कहने का मतलब क्या है, अब आपने जो एग्जीक्यूशन कराया है, ठीक है, उसको क्या करोगे, आप वेरीफाई कराओगे। ठीक है, उसको आप यहाँ पे क्या कराओगे, वेरीफाई कराओगे। ठीक है, याद रहेगा, ये है आपकी स्टेजेस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो मेजर है वही डाले हैं। ठीक है, फैक्टर्स, जब भी हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ठीक है, हमें चेक करना, मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे। पहला, टाइम टेकन इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सोल्यूशन, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके सोल्यूशन हमें मिल पाएंगे। तो देयर आर द 2 क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की प्रकृति क्या है। ठीक है, मैंने अभी सबसे पहले यहाँ पे स्टेज में भी यही चीज बोली, जैसे आपने स्टेज में करा है ना, बस वही चीज वहां पे लिखी हुई है। आपको नेचर पता होना चाहिए प्रॉब्लम का। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड गोल स्टेज, आपने नेचर ऑफ द प्रॉब्लम निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे जो इनिशियल स्टेट है उसकी, मतलब अभी की जो स्टेज है और कहाँ पे आपको उसको लेके जाना है, उनके बीच में जो डिफरेंस है। ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, आपकी ये इनिशियल स्टेज मतलब ये आपका प्रॉब्लम है, इसको आपको क्या करना है, गोल स्टेट में कन्वर्ट कराना है, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, ये चीज। फिर आता है परसीवर सेट, क्या आता है, परसीवर सेट। परसीवर सेट में क्या आता है आपका, an example of an effect of set may be observed by pronouncing the following word: McDonald, McMahon, McGregor, machinery. If you pronounce the last word as machinery, the effect of set worked on you. मतलब ऐसे कुछ, मतलब ऐसे सेंटेंस दे देगी जिसमें आपको वर्ड्स को बोलना था, प्रोनाउंस करना था। ठीक है, तो आपने जैसे लास्ट में क्या बोला, मशीनरी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये चीज आ गई, तो ये परसीवर सेट होता है। फंक्शनल फिक्सनेस कहने का मतलब क्या है, कार्यात्मक स्थिरता, जहाँ पे कॉग्निटिव बाइस हो। ठीक है, कॉग्निटिव बाइस होता है और थिंकिंग इन अ स्पेसिफिक वे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, सिर्फ इसके नाम आपको याद रखने हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंसेप्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आ जाते हैं हम लोग क्रिएटिविटी पे। द मोस्ट एडवांस थॉट प्रोसेस क्रिएटिविटी इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ अनकॉमन एंड नोवेल आइडियाज दैट आर हाईली रेलिवेंट टू द सिचुएशन। जब भी क्रिएटिविटी की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि कुछ नोवेल आइडियाज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, जो रेलिवेंट होते हैं हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्रिएटिविटी इज डिफाइंड एज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इंटेलिजेंस। देखो, इंटेलिजेंस अलग है, क्रिएटिविटी अलग है। ये कंसेप्ट को आप लोगों ने बीएड वगैरह में पढ़ा होगा डिटेल में,
ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्रिएटिविटी अलग है और इंटेलिजेंस अलग है। ठीक है, क्रिएटिविटी को जब डिफाइन करते हैं कुछ मतलब इंटेलिजेंस से थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है, एज अ पैरेलल कंस्ट्रक्ट टू इंटेलिजेंस, बट इट डिफर फ्रॉम द इंटेलिजेंस इन दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ बिहेवियर। मतलब ये जो कॉग्निटिव जो फंक्शनिंग होती है या फिर बिहेवियर होता है उस तक ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। इंस्टेड इट कंसर्न विद द कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ मोटिवेशनल कंडीशंस, है ना, पर्सनालिटी फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं आपके, चांस फैक्टर्स हैं, इवन प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे मतलब जो क्रिएटिविटी होती है वहां पे सिर्फ हमारा कॉग्निशन या फिर हमारा इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग होती है, ठीक है, या फिर जो हमारा बिहेवियर है खाली वही नहीं आता। जब इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम लोग तो वहां पे क्या होता है, हमारा कॉग्निशन, हमारा इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, ठीक है, किसी सिचुएशन में। क्रिएटिविटी में ये नहीं, क्रिएटिविटी में सारे पूरा ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, ठीक है, वहां पे आपकी सारी सिचुएशन को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके मोटिवेशनल जो सिचुएशंस हैं, मोटिवेशनल जो कंडीशन है, जो भी आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और इवन जो भी फैक्टर्स हैं, उन सबको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। उन सब का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है आपका क्रिएटिविटी। स्टर्नबर्ग ने डिफाइन किया है क्रिएटिविटी को एज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्क दैट इज बोथ नोवेल, मतलब नोवेल भी होना चाहिए, और एप्रोप्रिएट, मतलब आप कुछ ऐसा का मतलब आपने क्या किया है, आपने सारे रिसर्च करके एक कुछ ऐसी कुछ एक नॉवल आइडिया वहां से जनरेट किया है। क्या किया, एक नॉवल आइडिया, मतलब जो ओरिजिनल है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, और एप्रोप्रिएट है। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। यूजफुल कंसर्निंग टास्क कंस्ट्रेंट, अब जो ये नेवल शॉ है, ठीक है, नेवल शॉ एंड साइमन हैव एक्सप्लेन द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी, इन्होंने नेचर ऑफ क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन किया है, जिसके किस बेसिस पे, चार क्राइटेरिया के बेसिस पे। ये कुछ चार क्राइटेरिया हैं जिसके बारे में नेवल शॉ एंड साइमन ने क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर को बताया है। ठीक है, जो पहला है नोवेलिटी एंड यूजनेस, ठीक है, यूजफुलनेस, मतलब नोवेलिटी और यूजफुलनेस। जब भी इन्होंने बोला जब भी क्रिएटिविटी की बात होगी तो वहां पे जो पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कुछ नोवेल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, ठीक है, क्रिएटिविटी में। दूसरा इन्होंने बोला result from organizing the unclear situation into a coherent and clear and new way, मतलब जो भी आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ठीक है, मतलब कोई अनक्लियर सिचुएशन है, आपने उसको जब पूरा ऑर्गेनाइज करके पूरा उसका जब रिजल्ट निकाला तो एक नए तरीके, क्लियर होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, एक न्यूनेस होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। रिक्वायर इंटेंस मोटिवेशन एंड परसिस्टेंट, जब भी हम लोग क्रिएटिविटी में बात करेंगे तो वहां पे आपका मोटिवेशन बहुत काम आता है, आपका जो परसिस्टेंस है, ठीक है, ये चीजें काम आती हैं। ठीक, रिजेक्ट करना प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडियाज को, मतलब पहले से जो आप नोवेल अपने आइडियाज में नोवेल्टी कब ला पाओगे, जब पहले से जो आइडियाज है उसको रिजेक्ट करोगे। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, तो आप नोवेल्टी ला ही नहीं पाओगे। तो रिजेक्ट करना प्रीवियसली एक्सेप्टेड आइडियाज को। तो ये 4 पॉइंट के बारे में, 4 ये क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे इन्होंने नेचर ऑफ द क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन किया था नेवल शॉ एंड साइमन ने। The process of creativity is thought to have following 4 characteristics, जो पूरा creativity का पूरा process है जिसमें 4 characteristics आते हैं। पहला क्या, it is a imaginative, ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा होता है, हम इमेजिन करते हैं कोई भी चीज, हम अगर करना चाहते हैं, मतलब कोई भी क्रिएटिव चीज करते हैं तो उसको इमेजिन करते हैं पूरी उस सिचुएशन के बारे में, ठीक है, जिससे हम कुछ न्यू जनरेट कर पाए, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कैसा होता है, पर्पसफुल। अब देखो यही सब की पॉइंट होते हैं। इमेजिनेटिव, ये इसका की पॉइंट है। पर्पसफुल होता है, ठीक है, मतलब हम जो भी चीजों को इमेजिन कर रहे हैं वो पर्पसफुली उस चीज को करते हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस समथिंग ओरिजिनल, ठीक है, ये क्या करता है, कुछ ओरिजिनल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस समथिंग ओरिजिनल, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, इट हैज अ वैल्यू इन रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, it was applied for creativity involved not only the generation of ideas but also evaluation of them and deciding which one is most adequate one। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो जब भी हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे की पॉइंट लिख रही हूँ, ये कैसा होता है, इमेजिनेटिव होता है, ठीक है। पूरी लाइन यहाँ पे याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट को देखो। इमेजिनेटिव, इन्वॉल्विंग
इमेजिनेशन, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है ना की पॉइंट से करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कैसा होता है, पर्पसफुल होता है, समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स समथिंग न्यू, ठीक है, समथिंग न्यू, ठीक है। इन रिलेशन, आप कुछ न्यू को लाने के लिए हम किससे पहले काम करेंगे, जो प्रीवियस सिचुएशन है, इन रिलेशन टू प्रीवियस वर्क, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब कह सकते हो इट हैज वैल्यू इन रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव, उस मतलब इस कह सकते हो ऐसे कि इसके जो उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उसके सिर्फ उनकी वैल्यूज से उनके रिस्पेक्ट में होते हैं, ठीक है। इट वॉज अप्लाइड फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है, इसको जो अप्लाई किया जाता है, जस्ट सेकेंड, इट वॉज अप्लाइड, इट वॉज सॉरी कहाँ गया, it was applied for creativity involves not only for the generation of ideas, मतलब इसको खाली आइडियाज को जेनरेट करने के लिए, इस क्रिएटिविटी को सिर्फ आइडियाज को जेनरेट करने के लिए नहीं लिया जाता है, बट ऑल्सो फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। मतलब इवैल्यूएशन के लिए भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे ज्यादा एडुकेट क्या चीज हो सकती है, ठीक है, कुछ न्यूनेस के लिए भी कर सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे आइडियाज को क्रिएट करने के लिए नहीं इसको यूज करते हैं। तो ये क्या थी इनकी पूरा क्रिएटिविटी की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। अब ये एस्पेक्ट हैं आपके क्रिएटिविटी के, ठीक है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल, रेजिस्टेंस टू प्रीमैच्योर क्लोजर। एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी, एस्पेक्ट मतलब रचनात्मक के जो पहलू हैं। गिलफोर्ड 1986 कंसिडर्ड क्रिएटिव थिंकिंग एज इन्वॉल्विंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो, गिलफोर्ड ने क्रिएटिव थिंकिंग को क्या बोला था, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है। विच एम्फेसाइज, जहाँ पे किसको एम्फेसाइज किया जाता है, फ्लुएंसी को, अब ये पॉइंट याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है, ओरिजिनलिटी को और इलैबोरेशन को। ये बात किसने बोली थी, गिलफोर्ड ने बोली थी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, इलैबोरेशन, ठीक है। और क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जहां पे हम इन चारों चीजों को एम्फसाइज करते हैं। गिलफोर्ड हाउएवर नोटेड दैट क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट सेम एज द डाइवर्जेंट थिंकिंग, जबकि गिलफोर्ड ने इस चीज को नोटिस किया कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से मतलब बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्रिएटिविटी में हमें क्या चाहिए, प्रॉब्लम के टुवर्ड्स सेंसिटिवनेस चाहिए, मतलब हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जहां पे हम क्या कर पाए, अगर मतलब सेंसिटिव नहीं है उसके टुवर्ड्स, तो उस प्रॉब्लम का एक यूनिक आइडिया निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। इन ऑर्डर टू डेवलप टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, अभी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। एंड इट्स फर्दर रिवीजन टॉरेंस हैज एक्सप्लेन 6 कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी। अब देखो यहाँ पे गिलफोर्ड जो थे, ठीक है, गिलफोर्ड ने कितने कंपोनेंट बताए थे इसके, मतलब 4 कंपोनेंट के बारे में बात की। किसके बारे में बात की, एफ स्क्वायर ओ ई, समझ रहे हो, इसके 4 कंपोनेंट के बारे में बात की। उसके बाद टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी डेवलप हुआ, ठीक है, और उसके जब इसको डेवलप किया गया टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग को, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग को, उसको बाद उसको फिर से रिवाइज किया गया। रिवाइज कब किया गया, टॉरेंस ने इसको रिवाइज किया 1966 में और 1974 में, जहां पे टॉरेंस ने इसके 6 कंपोनेंट दिए, ठीक है। कितने कंपोनेंट दिए इसके, टॉरेंस ने इसके 6 कंपोनेंट दिए। क्या दिए, एफ स्क्वायर ओ ई ए आर, समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अब ये जो एस्पेक्ट है उनके बारे में डिटेल में लिखा, फ्लुएंसी, जो द नंबर ऑफ रेलिवेंट आइडियाज शो द कैपेबिलिटी टू सप्लाई सेवरल फिगर इमेजेस। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, जो इंडिविजुअल एबिलिटी टू सप्लाई नॉट ओनली अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, आइडियाज और सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, बट वेराइटी ऑफ रिस्पॉन्सेज, ठीक है, या फिर
आपके आइडिया का सोल्यूशन। ओरिजिनलिटी कहने का मतलब क्या है, जो भी स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट जो आइडियाज हैं आपके, शोज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस अनकॉमन और यूनिक रिस्पॉन्सेज। इलाबोरेशन, जहाँ पे अब देखो ये की पॉइंट देखो यहाँ पे मैंने ऐसे भी लिख दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रेलिवेंट जो आइडियाज हैं आपके, ठीक है। ये देखो फ्लेक्सिबिलिटी इज द इंडिविजुअल एबिलिटी टू सॉल्व सप्लाई नॉट ओनली अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, ठीक है। फिर द नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकली इनफ्रीक्वेंट जो आइडियाज है। इलेबोरेशन, जो नंबर ऑफ एडेड आइडियाज, मतलब इलेबोरेट करने के लिए जो भी आइडियाज को आप यहाँ पे ऐड करा रहे हो। एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल, द डिग्री ऑफ बियॉन्ड लेबलिंग, क्या, द डिग्री ऑफ बियॉन्ड लेबलिंग बेस्ड ऑन द आइडिया दैट क्रिएटिविटी रिक्वायर एन एब्स्ट्रैक्ट थॉट, मतलब यहाँ पे हमें कोई लेबलिंग नहीं करनी होती है क्रिएटिविटी में, ठीक है। तो वही लिखा है डिग्री ऑफ बियॉन्ड लेबलिंग। फिर रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर, मतलब जो डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल कितनी ओपननेस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम जब भी क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, ओपननेस की बात करते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो अपनी कॉपी में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब क्रिएटिविटी का जो पूरा प्रोसेस है उसको देख लेते हैं, मतलब कैसे काम करता है ये क्रिएटिविटी, जो स्टेजेस है यहाँ पे। फ्लुएंसी हमने देख ली, सॉरी। जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्रिपरेशन, कैसे काम करता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे, ठीक है। फिर आता है इंक्यूबेशन, क्या आता है यहाँ पे, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन के बाद फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, इल्यूमिनेशन, ठीक है। इल्यूमिनेशन के बाद आपकी जो स्टेज आती है वो आती है वेरिफिकेशन, समझ रहे हो, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में दो स्टेजेस होती है, एक होती है इवैल्यूएशन, एक होती है आपकी इलैबोरेशन, ठीक है। एक होती है इवैल्यूएशन, एक होती है एलैबोरेशन। अब ये जब प्रिपरेशन की बात करते हैं, प्रिपरेटरी वर्क on a problem that focus on individual mind on the problem and explore the problem dimension, मतलब प्रिपरेशन काम में आपको सिर्फ किससे फोकस करना है, प्रॉब्लम को तैयार करने में, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन पे फोकस करना है। इंक्यूबेशन, अब यहाँ पे आप उस प्रॉब्लम को पूरा क्या कर लोगे, इंटरनलाइज कर लोगे। मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन हो सकता हो मेरे जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स वगैरह, उनका कोई न्यूमेरिकल हो जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ हो, ठीक है, और उसका कुछ मेरे दिमाग में चल रहा हो, मतलब अनकॉन्शियसली मैं उसके बारे में सोच भी रही हूँ आपको पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में भी सोच रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इंक्यूबेशन, मतलब उस चीज को मैंने पूरा इंटरनलाइज कर लिया है, ठीक है। मतलब ये जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे फिजिक्स की, उस एक प्रॉब्लम को मैंने पूरा क्या कर लिया, इंक्यूब कर लिया, अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिया है। अब मैं चाहे घर के कोई भी काम करूं तो उसके बारे में सोचती रहूंगी अनकॉन्शियसली, ठीक है। फिर व्हेन द क्रिएटिव आइडिया बर्स्ट फोर्थ फ्रॉम इट्स प्री कॉन्शियस प्रोसेसिंग टू कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब अब यहाँ पे जब मैं बहुत मतलब दिन भर उसी के बारे में, उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचती जा रही हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक इल्यूमिनेशन पॉइंट आता है, ठीक है। अचानक से मुझे प्री कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जब हमारी जो चीजें हैं ना, हम उसको क्या करते हैं, जबरदस्त मतलब याद करने की कोशिश करते हैं, और हमें रिकॉल, ठीक है, रिकॉल हो जाता है, हमारे कॉन्शियसनेस में वो आ जाते हैं, तो अचानक से उसका मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अचानक से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, उसको मैं क्या करा दूंगी, यहाँ पे वेरीफाई कराऊंगी, ठीक है। वेरीफाई कराने के बाद कॉन्शियसली उसको मैं क्या कराऊंगी, इलैबोरेट कराऊंगी, समझ रहे हो, कॉन्शियसली मैं क्या कराऊंगी, उसको इलैबोरेट कराऊंगी। मैं फिर से इसको एक बार समझा दे रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम, ठीक है। प्रिपरेटरी वर्क में क्या आएगा, आपका प्रॉब्लम आएगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डिमेंशन है आप उसको यहाँ पे एक्सप्लोर कर लोगे, ठीक। फिर उसके बाद आप जाओगे इंक्यूबेशन में। इंक्यूबेशन में क्या होगा, अब कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बारे में आप अनकॉन्शियसली सोचते रहो, ठीक है। मतलब आप पढ़ा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अनकॉन्शियसली वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में वो चलती जा रही है, ठीक है। तो वो क्या आएगा, आपका इंक्यूबेशन। फिर आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में क्या होगा, अचानक से मैंने थ्री लेयर्स ऑफ माइंड की बात की थी ना, किसकी बात की थी, थ्री। यहाँ पे हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्री कॉन्शियस जो माइंड है या फिर सब कॉन्शियस जो माइंड है, वहां से चीजें निकल करके हमारे कॉन्शियस माइंड में आ रही हैं, ठीक है। इल्यूमिनेशन मतलब अचानक से मुझे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ मतलब ऐसा हिंट मिल जाएगा, ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो चीज मेरे कॉन्शियस में आ जाएगी, ठीक है, कॉन्शियस माइंड में। तो इल्यूमिनेशन मतलब अचानक से आइडिया आ गया हमें। फिर आता है वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन की दो स्टेजेस हैं।
सबसे आप पहले क्या करोगे, इसको इवेल्युएट करोगे, ठीक है, कॉन्शियसली, मतलब आप यहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड काम करेगा, यहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड काम करेगा, कॉन्शियसली आप उस चीज को सबसे पहले क्या करोगे, इवेल्युएट कराओगे, ठीक। जब आपने इवेल्युएट कराया, इवेल्युएट करने के बाद आप इसको अब आगे इलाबरेट कर दोगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बनाओ, आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक। अब क्रिएटिव जो थिंकिंग है उसकी कुछ टेक्निक्स हैं यहाँ पे। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो रूल एक्सप्रेसिवनेस है, ब्रेन राइटिंग हाइब्रिड है, और सिक्स थिंकिंग हैट। जो सिक्स थिंकिंग हैट है आपका, उससे आप उससे पेपर जो 1 है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जो पेपर 1 है वहां से भी इससे क्वेश्चन आते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो रूल एक्सप्रेसिवनेस है, ठीक है, वो कहता है वट एवर आइडियाज कम टू माइंड विदाउट फोकसिंग ऑन कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, वट एवर आइडिया फोकसिंग ऑन कॉन्स्ट्रेंट विदाउट फोकस ऑन कॉन्स्ट्रेंट। नॉन इवेल्युएशन कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, नो क्रिटिसिज्म अलाउड, ऑल आर वैल्यूएबल, सब कुछ वैल्यूएबल है। क्वांटिटी प्रोड्यूस एज मैनी आइडियाज एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्वांटिटी क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज को प्रोड्यूस करती है। बिल्डिंग बिल्डिंग ये इसी के अंदर पॉइंट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो रूल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडियाज को एक्सपेंड कराते हैं, ठीक है। फिर ब्रेन राइटिंग जो हाइब्रिड है ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोड्यूसेस मोर आइडियाज देन ब्रेन स्टॉर्मिंग। मतलब ब्रेन हाइब्रिड में क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्म नहीं करता, वहां पे ग्रुप की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है जहाँ पे ज्यादा आइडियाज आते हैं, ठीक है। अब सिक्स थिंकिंग हेड को दिया किसने था, इससे क्वेश्चन आता है, और सिक्स थिंकिंग हेड के बारे में कौन किसके लिए स्टैंड करता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको डेवलप किसने किया था, एडवर्ड डी बोनो ने किया था इन द अर्ली 80s में, ठीक है। ये एक पॉपुलर टेक्निक है जिसको बिजनेस में या फिर सभी जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या, ये देखो, व्हाइट हैट जो है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं, इसको देखते हैं, फैक्ट्स को, डेटा को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, ये सारी चीजें। ब्लैक हैट जो होती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं। मैं पॉइंट भी यहाँ पे लिखते जा रही हूँ आपको, जैसे की पॉइंट में याद आ रहा है, जजमेंट करते हैं, या फिर कोई कारण होता है, कॉशन, ठीक, मतलब जो कॉशंस होते हैं नहीं, मतलब सावधानी लेना, ठीक है, कॉशंस लेना, तो ये ब्लैक हैट के अंदर आता है, ठीक। फिर आता है आपका रेड हैट मतलब क्या, आप यहाँ पे रेड में क्या होता है, इमोशंस, ठीक है, रेड में आपकी फीलिंग्स आएंगी, आपके इमोशंस आएंगे, ये जो पॉइंट लिख रहे हैं ये भी लिख लेना, ठीक है। फिर येलो हैट, जब भी येलो हैट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके लॉजिक्स आते हैं, ठीक है। ग्रीन हैट में क्रिएटिविटी। ब्लू हैट में क्या होता है, आप कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश करोगे, चीजों को मैनेज करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये याद रखना, पेपर 1 में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर 2 में तो नहीं पूछे गए, बट पेपर 1 में पूछे जाते हैं आपसे इससे क्वेश्चन, ठीक। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे, ये लिख लिया होगा ना आपने, एक मिनट को इसको इरेज कर दो। लेटरल थिंकिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। लेटरल थिंकिंग जो होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पाश, मतलब लेटरल थिंकिंग, अब हिंदी में मैंने डाला भी नहीं यहाँ पे, ये भी जो टर्म था वो किसने दिया था, डॉक्टर डी बेनो ने दिया था, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स लुकिंग एट योर सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे। पूछा जाता है लेटरल थिंकिंग क्या होता है, जब हम अपनी ही सिचुएशन को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं, मतलब हमारी जो भी सिचुएशन है, हम जिस भी सिचुएशन में हैं, ठीक है, उसको हम एक मतलब अलग नजरिए से उसको देखने, डिफरेंट तरीके से उसको देखने की कोशिश करते हैं। द सिंपलेस्ट आंसर इज नॉट ऑलवेज राइट, हम ये चीज बिल्कुल सही है, जो सिंपलेस्ट आंसर होता है वो जरूरी नहीं है हमेशा सही ही हो, ठीक है। हमें दोबारा से उसको रीचेक करना चाहिए। कभी भी एग्जामिनेशन में किसी क्वेश्चन पे आप फंस गए, मैथमेटिक्स वगैरह में आपने देखा कि तुरंत ही तुरंत ऐसे आंसर निकल रहे, दोबारा से उसको रीचेक करो, ठीक है। जरूरी नहीं है, हो सकता है एनटीए में ये क्वेश्चन आया, जरूरी नहीं सिंपल ही हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रिकी जरूर होगा। वी सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम इन अ लीनियर फैशन, इफ समथिंग हैपेंस इट मस्ट हैव बीन बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पॉइंट पे इतना याद रखो कि इसको किसने दिया था, डॉक्टर डी बेनो ने दिया था, जहां पे हम क्या करते हैं, अपनी जो सिचुएशन है उसको एक डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी आते हैं व्हाट इज गिलफोर्ड टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। जो गिलफोर्ड का जो टेस्ट था डाइवर्जेंट थिंकिंग का, वो क्या था पूरा, ठीक है, हमने अभी देखा ना, गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग बोला है, ठीक है।
मतलब क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, ये चीज बोली है। इन 1967 क्रिएटिव साइकोलॉजिस्ट पायनियर जेपी गुलफोर्ड डेवलप ए टेस्ट, उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया था जिससे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को मेजर कर पाएंगे, ठीक है। कॉलिंग इट गिलफोर्ड अल्टरनेटिव यूजेस टेस्ट, इसे क्या बोला, गिलफोर्ड alternative uses text. Test taker list as many possible uses for a common object such as cup, मतलब कई सारे टेस्ट टेकर जो थे, कई सारे इन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे लिया, ठीक। अब ये सब चीजें आपको नहीं याद रखनी, यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना जो गिलफोर्ड का जो टेस्ट था डाइवर्जेंट थिंकिंग का, उसके 4 कंपोनेंट थे, ठीक है। ये चारों कंपोनेंट मैंने पीछे भी बताए हैं, ठीक है, बस इन्हीं को ध्यान में रखना है। जो पीछे भी पढ़ा था वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि गिलफोर्ड ने डाइवर्जेंट थिंकिंग का टेस्ट किया था, ठीक है। उसमें 4 कंपोनेंट बताए थे क्रिएटिविटी के, और ये सारे कंपोनेंट थे, क्या थे, एफ स्क्वायर ओ ई, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। फिर आते हैं किस पे, हाउड्स और क्रुक पे। हाउड्स और क्रुक प्रोवाइड a review of several tests developed for the assessment of creativity. The review revealed that most of the tests of creativity intends to measure divergent thinking within the category of divergent thinking. मतलब जो हाउड्स और क्रूज थे, उन्होंने कई सारे टेस्ट को डेवलप करने के बाद असेसमेंट किया क्रिएटिविटी का, और मतलब ये चीज बोला जो टेस्ट होते हैं क्रिएटिविटी के, ठीक है, जो टेस्ट होते हैं, मैं जिसको अंडरलाइन कर रही हूँ उसको लिखना है, जो टेस्ट होते हैं क्रिएटिविटी के इंटेंडेड टू मेजर द डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। मतलब वो क्या करते हैं, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को मेजर करते हैं, ठीक है, विद इन द कैटेगरी ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। हाउड्स एंड क्रूक प्रेजेंट द, जो हाउड्स एंड क्रूक थे उन्होंने टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग को प्रेजेंट किया, ठीक है। द, और इसके अलावा 1966 में द वॉलेज एंड कोगन टेस्ट को प्रेजेंट किया, और गिलफोर्ड बैटरी, ठीक है, इसको उन्होंने प्रेजेंट किया। द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, जो मोस्ट वाइडली टेस्ट यूज किया जाता है क्रिएटिविटी को, वो क्या है, टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग है। ये कितनी स्पेलिंग एरर हो गई है इस बार मुझसे, सॉरी इसके लिए, मैंने बहुत जल्दी में स्लाइड बनाई, ठीक है। Creative thinking, it is also the one that has the most extended research on their reliability and validity. It is based on the Guilford structure of intellect battery and included some measure of divergence. Thus it measures creativity through divergent thinking. जो टोरेंस टेस्ट है क्रिएटिविटी का, वो डेवलप क्या हुआ था, जिसको जिसको मैंने अंडरलाइन किया, खाली उसको ध्यान रखो, ठीक है, पूरा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसको दोबारा से रीनेम किया गया कितनी बार और किस किस ईयर में, इसको ध्यान रखो। ये जो टोरेंस टेस्ट था क्रिएटिविटी का, ठीक है, ये क्रिएटिविटी का सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट है। जो डाइवर्जेंट, मैं जो चीजें बोल रही हूँ सिर्फ इतना याद रखो, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज करता है, ठीक है, जो किसको यूज करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को यूज करता है। और इस टेस्ट को 4 बार मतलब ये जो टेस्ट था, ठीक है, इसको रिनॉर्म किया गया 4 टाइम्स, ठीक है, किस किस ईयर में, 1974 में, 1984 में, 1990 में और 1998 में, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो यहाँ पे। There are the 2 forms of Torrance test of creativity, verbal and figural, with 2 parallel tests. 2 parallel test है A and B, ठीक है। एक क्या था आपका वर्बल था, दूसरा क्या था आपका फिगरल था, ठीक है। टॉरेंस, ये T है आपका, ठीक है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी वर्बल एंड टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी फिगरल, ठीक है। अब इसके जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखने हैं, जहाँ पे एक टेस्ट ये था, मतलब 2 सेट थे, ठीक है, 2 सेट थे, यहाँ पे वर्बल का यूज किया गया, यहाँ पे फिगरल का यूज किया गया, ऐसे करके, ठीक है। इस टेस्ट में ये जो वर्बल वाला टेस्ट है, यहाँ पे 5 टास्क आए, कितने टास्क आए, 5 टास्क आए, मतलब आस्क क्वेश्चन पूछना, फिर गेस करना, प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट, मतलब कोई भी चीज था उसमें, मतलब बोला उसने, फिर इंप्रूवमेंट लेके आया, अनयूजुअल जो यूजर्स होते हैं, अनयूजुअल जो क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट सपोज, ये सारी चीजें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट्स आर शोन पिक्चर एंड आस्क टू रिस्पॉन्ड इन राइटिंग, मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेंट के सामने उन्होंने पिक्चर दी, अब उनसे बोला इसको लिख के मतलब बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपके सामने सिचुएशन को दे दिया, ठीक है, इसके थ्रू उन्होंने क्वेश्चंस को भी पूछ लिया, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी करा लिया, अनयूजुअल यूजर्स का भी यूज कर लिया, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आते हैं टेस्ट, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी फिगरल, यहाँ पे 3 टास्क आए, 3 टास्क मतलब पिक्चर का कंस्ट्रक्शन, पिक्चर का कंप्लीशन, रिपीटेड फिगर ऑफ लाइंस और सर्कल। पिक्चर का कंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे
जैसे पार्टिसिपेंट आर गिवन अ पियर और जेली बीन शेप एंड दे मस्ट मेक अ पिक्चर आउट ऑफ द शेप, मतलब जैसे होता नहीं कुछ फिगर्स आप लोग को पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे दिया गया, अब आपको क्या करना है, पिक्चर को पूरा कंस्ट्रक्ट करके देना है। पिक्चर कंप्लीशन मतलब उसमें से जैसे कुछ ये पूरा पिक्चर है, इसका एक पार्ट यहाँ से निकाल दिया, एक पार्ट यहाँ से निकाल दिया, अब आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, कंप्लीट करके पूरा पिक्चर तैयार करना है। तो ये किसके अंदर आता है, आपका पिक्चर कंप्लीशन के अंदर आता है। ठीक, फिर ईच टेस्ट इज एक्सपेक्टेड, जो भी ये टेस्ट है, टेस्ट ए और टेस्ट बी, दोनों में ही हम क्या चीज को मेजर करेंगे, दोनों में ही हम किस चीज को मेजर करेंगे, फ्लुएंसी को मेजर करेंगे, ओरिजिनलिटी को मेजर करेंगे, इलैबोरेशन को मेजर करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन 1990 टोरेंस डिलीटेड द फ्लेक्सिबिलिटी, 1990 में टोरेंस ने ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला कंपोनेंट था, फ्लेक्सिबिलिटी जो स्केल था, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, इट इज कोरिलेटेड हाईली विद द फ्लुएंसी एंड एडेड टू मेजर ऑफ द क्रिएटिव, मतलब टोरेंस ने क्या किया 1990 में, इस फ्लेक्सिबिलिटी को डिलीट करके, ठीक है, इसको किसके साथ कोहेरेंट कराया, जो आपकी फ्लुएंसी है उसके साथ इसको कोहेरेंट कराने के बाद दो मेजर दिए क्रिएटिविटी पोटेंशियल के, क्या, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल एंड रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर। अभी हम लोगों ने देखा ना, टॉरेंस ने 6 कंपोनेंट दिए थे क्रिएटिविटी के, ठीक है, तो 1990 में इन्होंने ये 2 कंपोनेंट को ऐड किया। एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ टाइटल मतलब कि मतलब जो टाइटल है उसकी जो भी पिक्चर हमने बनाया है पूरा, मतलब कंक्रीटनेस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। डिग्री या टाइटल मूव बियॉन्ड द कंक्रीट लेबलिंग ऑफ पिक्चर ड्रॉन, रेजिस्टेंट टू प्रीमेच्योर, जो क्लोजर पर्टेन टू मेजर द डिग्री ऑफ साइकोलॉजिकल ओपननेस, ये चीज है। ठीक है, ये याद रहेंगी चीजें, क्लियर है ना चीजें, ये चीजें। अभी आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व व्हेन लर्नर प्लान, मॉनिटर, इवैल्यूएट एंड मेक चेंजेस टू देयर ओन लर्निंग बिहेवियर, मतलब वो अपने ही लर्निंग बिहेवियर को मॉनिटर करता है, लर्न करता है, सॉरी इवैल्यूएट करता है, उनमें ही चेंजेस लेके आता है, मैनिपुलेशन करता है, सब कुछ किसमें करता है, खुद के बिहेवियर में करता है, लर्निंग बिहेवियर में। ये जो मेटाकॉग्निशन है इसको दिया किसने था, फ्लैवेल ने दिया था 1979 में। इट रिफर्स टू one's knowledge concerning one's own cognitive process or anything related to them, मतलब हमारी जो नॉलेज है वो हमारे ही कॉग्निटिव प्रोसेस से को सोच, मतलब जो हमारे ही जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसी के लिए हमसे ही संबंधित चीजों पे ही के बारे में जब हम चीजों को सोचते हैं, ठीक है, तो वो मेटाकॉग्निशन के अंदर आता है। द प्रीफिक्स मेटा का मतलब होता है थिंकिंग इटसेल्फ, क्या होता है, थिंकिंग इटसेल्फ। सो मेटाकॉग्निशन इज अ कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, है ना, और थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, मतलब ये की पॉइंट में, थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग इज वो क्या है, आपका मेटाकॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशन हैज बीन डिफाइंड एज थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, एक पॉइंट में आप बता सकते हो, एक लाइन में, कि थिंकिंग, हम खुद की ही थिंकिंग के बारे में, हम खुद की ही जो हमारे खुद की जो लर्निंग बिहेवियर है उसी के बारे में हम यहाँ पे सोचते हैं। ठीक है, एंड इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग, अब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होता है, ठीक है, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन होता है, नोइंग अबाउट नोइंग होता है, ये सब इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी। मेटाकॉग्निशन इन्वॉल्व द एबिलिटी टू थिंक अबाउट ओन कॉग्निशन, मतलब हम खुद की ही कॉग्निशन, खुद की ही जो चीजें हैं, मतलब खुद का ही जो हमारा संज्ञान है उसी के बारे में हम सोचते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें जो भी चेंजेस लाने होते हैं वो सारी चीजें लेके आते हैं। ठीक है, ये जो इसके 2 डायमेंशन है आपके मेटाकॉग्निशन की, कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, एक मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है, एक मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन है। जो मेटाकॉग्निटिव जो नॉलेज है, वहां पे नॉलेज भी 3 तरीके की होती है, एक होती है डेक्लरेटिव नॉलेज, एक होती है प्रोसीजरल नॉलेज, एक होती है कंडीशनल नॉलेज। मेटाकॉग्निशन जो रेगुलेशन होती है, जहां पे हम चीजों को प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, अब ये जो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है वो क्या है, दिस रिवॉल्व्स अराउंड द स्टूडेंट्स अवेयरनेस ऑफ देयर कॉग्निटिव प्रोसेस। मेटाकॉग्निटिव मतलब ये पूरा किसके अराउंड घूमता है, स्टूडेंट की जो अवेयरनेस होती है उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड, जहां पे अभी कौन सी चीजें आती हैं, उसकी स्ट्रेंथ आती है, उसकी वीकनेस आती है, ठीक है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वीकनेस है, जो भी गैप है, नॉलेज का जो पूरा गैप है, ठीक है, और जो भी स्किल्स हैं, वो सारी जो चीजें आती हैं वो मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के अंदर आती हैं। और मेटाकॉग्निटिव जो रेगुलेशन होता है, इट रिफर्स टू द डाइवर्स स्ट्रैटेजीज, किससे, डाइवर्स स्ट्रैटेजीज स्टूडेंट एम्प्लॉय टू रेगुलेट देयर थॉट एंड इमोशन, मतलब वो स्ट्रैटेजीज जिसका स्टूडेंट यूज करते हैं अपने थॉट और इमोशन को रेगुलेट करने के लिए, अपने विचारों को रेगुलेट करने के लिए, जिन वो स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं, ठीक है, वो आपकी मेटाकॉग्निशन रेगुलेशन के अंदर आती है, जिसमें प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एसेसिंग देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है,
यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो डायमेंशन है जिसमें डिक्लेरेटिव नॉलेज है इनकी, है ना, क्या नॉलेज है, डिक्लेरेटिव नॉलेज है इनकी, प्रोसीजनल नॉलेज है, कंडीशनल नॉलेज है, ठीक है, मेटाकोग्निटिव रेगुलेशन है, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग। अब ये मेटाकोग्निशन का समझ लो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर एक पॉइंट में है, डेवलपिंग हेल्पफुल थिंकिंग स्ट्रेटजीज, हैविंग हाई सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं हाउ यू थिंक, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग आती है, हाई सेल्फ अवेयरनेस होती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है, हम स्ट्रेटजीज को थिंक करके उससे जब यूज करते हैं तो वो हमें हेल्प करती है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये चीजें। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका जो एक चीज ये भी समझ सकते हो, यहाँ पे मेटाकोग्निटिव का यूज करके हम क्या करते हैं, सेल्फ को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ को मॉनिटर कर सकते हैं, सेल्फ को इवेलुएट कर सकते हैं, सेल्फ को रेगुलेट कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, सेल्फ रेगुलेशन होता है, सेल्फ इवेलुएटिंग होता है, सेल्फ मॉनिटरिंग होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई ना, बस यहाँ पे आपका यूनिट 3 का जो ये बी सेक्शन था पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेरे एंड से एक भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने सारी जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ये लंबा भी रहा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड देख लो इधर, जिन लोगों ने अभी भी प्रीवियस के सेशंस को नहीं देखा है प्लीज जाके प्लेलिस्ट में जाके देखना, ठीक है, डिटेल में आपको चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो सेशन रहेगा हमारा नेक्स्ट सेशन, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो नेक्स्ट होगा यूनिट 3 का सी सेक्शन, ठीक है। हमने अप्रोचेस देख ली, यहाँ पे कंसेप्ट देख लिए सोशल इंटेलिजेंस के, मल्टीपल इंटेलिजेंस के, इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरीज देख ली, स्टर्नबर्ग की, गार्डनर की, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल देख लिए, कंसेप्ट क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्रिटिकल थिंकिंग का, मेटाकोग्निशन का, क्रिएटिव का, ये सारी चीजें देख ली हैं। अब आपका एक होमवर्क यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप इसके जो PYQs होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करो, ठीक है, PYQs को सॉल्व करो, देखो बन रहे हैं या नहीं बन रहे, जैसा भी हो, ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में। और आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं वो आपके लिए यूजफुल होंगे, आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर पा रहे होंगे, है ना। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए। एंड जिन लोगों ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ऑल्सो। अभी तक मैंने बोला था वहाँ पे 15 डेज का मैं आप लोग को DI दूंगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, लेकिन हाँ कल से फिर वो भी चीजें कंटिन्यू हो जाएंगी, डेली आपकी फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड DI आपको मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, तो आप लोग उससे सॉल्व करना, ठीक है। सो आज के लिए फिर इतना ही, थैंक यू एवरीवन।